Good morning, everyone, and welcome to the first trial class for Audit June 2022 exams. बहुत push करने के बाद में finally I have decided to take up Audit. Although I will again say this, ये paper it's very easy to understand. It's really manageable on your own. The only problem which comes up is इसको पास करना. बस that is the only problem. इस पेपर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत आती है इसको पास कैसे करना है. और कैसे करना है टिपिकली मींस इसमें अप्रोच क्या यूज करनी है. दैट्स द ओनली थिंग व्हिच यू हैव टू स्टडी अंडर दिस पर्टिकुलर पेपर. सो बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग अप दिस कंप्लीट सेशन, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे नए दिख रहे हैं जो शायद मुझे वन ऑन वन पर्सनली नहीं जानते होंगे. So I am a chartered accountant plus an MBA plus a Masters of Commerce. I did my CA or completed my CA आज से 14 years back. So 14 सालों का experience में बहुत सारी चीजें सीखी and maybe that's the reason why I am in a position to handle a number of papers for ACCA also. My career started with EY as a direct tax consultant, जहां पे मेरा ज्यादा मेजरली रोल हुआ करता था टैक्स कंसल्टेशन पे एडवाइजरीज देना. कॉम्प्लायंस वाज अ वेरी स्मॉल पार्ट. ये कॉम्प्लायंस और एडवाइजरी में डिफरेंस क्या होता है इस पे एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइजरी एंड कॉम्प्लायंस. सो आई वाज हैंडलिंग मेजरली एडवाइजरी, लेस ऑफ कॉम्प्लायंस. लेकिन मेरी आर्टिकलशिप पूरी की पूरी होती है ऑडिट से. यानी 3 साल का जो हमारा आर्टिकलशिप पीरियड होता है that absolutely has been done in audit. So मेरा audit experience आता वहां से है, but somehow I still feel कि ये पेपर ऐसा पेपर है जो आप समझ सकते हो खुद बुक पढ़ के. लेकिन हाँ, writing answers is quite tricky. Coming next to it, मैंने EY, I left EY after some couple of years. उसके बाद में I entered into trainings, basically public speaking, जहां पे ज्यादातर I was into training CA students और सीए जो सीए बनने के बाद में जिनको कुछ कंपलसरी ट्रेनिंग्स करनी होती है, चाहे वो सीपीआरस की हो, चाहे वो इनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंटरव्यू रिलेटेड हो. सो मिक्स ऑफ दैट, इफ आई से अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड्स में वो नंबर गया होगा, बिकॉज आई टुक दोस ट्रेनिंग्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 years. देन इन 2018-17 के आसपास आई बिकेम अ पार्ट ऑफ ISDC. ISDC इज इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो ACCA का अब एक प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर लेवल का पार्टनर है, जो बहुत बड़ा है. इट्स ह्यूज एंड इट इज मेजरली इनटू यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप्स. So it was there where my ACCA journey started, and because I was heading their training department for North India, then East and West of India, तो वो रोल बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स के ऊपर ACCA में डीलिंग के ऊपर था. But after that, when I quitted ISDC, I became a part of Zell Education. Zell के साथ कुछ 4-5 क्वार्टर्स पढ़ाने के बाद में VGLD के साथ I took AFM, and उनके साथ ज्यादा लंबा चला नहीं, because by that time I had already announced Value Education. So Value Education को भी अब 6 क्वार्टर्स निकल चुके हैं. This is the 7th quarter which I am directly doing under my own name, my own institute's name. सो कमिंग टू ऑडिट, अब ऑडिट पे बात करते हैं. मेरी तो बात हो गई, जो मुझे नहीं जानते वो जान चुके होंगे बाय दिस टाइम. हाँ, बीच में एक चीज भूल गई मैं आप लोगों को बताना. इन्हीं सालों के बीच में आई वाज इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स आल्सो. दीज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वर मेजरली ऑन IFRS एज वेल एज सम इंटरनेशनल टैक्सेशन लॉज, जिसमें मॉरिशस टैक्सेशन और कई अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग पोर्शंस आते हैं. मेजरली उसमें यूके टैक्सेशन भी एक पॉइंट ऑफ ट्रेनिंग था. सो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ने बहुत सारी चीजें दी, ट्रेनिंग्स ने बहुत सारी चीजें दी, बट समहाउ एक वो स्टूडेंट से रिलेटेड जो चीजें होती है ना, मे बी दे वर नॉट कमिंग आउट ऑफ मी. सो वैल्यू एजुकेशन केम इनटू पिक्चर. अब आते हैं ऑडिट पे. ऑडिट क्या है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे जाएंगे. आप लोग किसी से भी पढ़ें, अप्रोच का ध्यान रखना दैट दिस इज द अप्रोच विच यू हैव टू फॉलो. एक स्क्रीन शेयर करूंगी, जस्ट डू लेट मी नो इफ यू ऑल कैन सी दैट स्क्रीन. अच्छा, who all are using this for the first time? Zoom को अगर यूज कर रहे हैं पहली बार, कुछ PPT दिख रही है? Yes, ma'am.
ठीक है, जितने भी लोग जूम पहली बार यूज कर रहे हैं, ये ऊपर आपके पास एक स्क्रीन शेयरिंग की एक वो टैब दिख रही होगी, उसमें एक ऑप्शन आता है साइड बाय साइड व्यू। वो साइड बाय साइड व्यू ओपन करो, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट मैं आपको बहुत छोटी सी दिख रही होंगी। साइड बाय साइड व्यू में आप उन विंडो पेन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको काफी बड़े साइज में दिखूंगी, और आपकी विंडो जो ये चल रहा है स्क्रीन शेयर, ये भी अच्छा बड़ा साइज का दिखेगा। चेक करो सब लोग, इफ यू ऑल कैन सी दैट साइड बाय साइड व्यू, ऊपर ऑप्शंस में नजर आएगा। स्क्रीन शेयरिंग का जहां पे है, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शंस में आता है ये साइड बाय साइड व्यू। साइड बाय साइड व्यू में आप मुझे और स्क्रीन शेयर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्क्रीन एनलार्ज या छोटा कर सकते हैं। हुआ? एटलीस्ट लाइव में तुम मुझे बड़ा बड़ा देख पाओगे। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। अब ऑडिट की जर्नी पे आते हैं। इट्स नॉट ऑडिट ओनली, इट्स ऑडिट एंड अश्योरेंस। अब ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या है वो डिटेल में अभी समझाऊंगी। लेट्स फर्स्ट सी द पेपर पैटर्न, बिकॉज अब कई लोगों ने जिन्होंने स्किल लेवल के पेपर्स दिए हैं, उनको थोड़ा सा ना यहाँ पे एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न मिलेगा पेपर का। इसका पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग है। इट्स पेपर पैटर्न इज अंडर टू सेक्शंस ओनली, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें कोई सेक्शन सी नहीं है। रादर अगर मैं असल में बोलूं, आपके स्किल लेवल के पेपर्स में जो सेक्शन ए बी सी होते हैं, सेक्शन ए टाइप इज मिसिंग इन ऑडिट पेपर। यानी एक इसका जो सेक्शन ए है वो बाकी पेपर्स के सेक्शन बी जैसा है। मतलब यहां पे 3 केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क्स वाले 5। एवरी केस विल हैव 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विच विल कैरी 2 मार्क्स ईच। यानी अब आपके पास ये कितने हो गए? 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। जो आपका सेक्शन बी होता है बाकी पेपर्स में, वो यहां पे सेक्शन ए है। आई होप नोबडी इन द क्लास इज सिटिंग हुज फर्स्ट पेपर इज डबल ए, बिकॉज आपका जर्नी, एसीसी जर्नी का फर्स्ट पेपर डबल ए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हो, अभी एग्जिट कर जाओ। आई कैन गारंटी दिस विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर एसीसी जर्नी। इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज एफआर की चाहिए। अगर एफआर अभी तक डन नहीं हुआ है, या साथ में भी कर रहे हो तो चलता है, लेकिन एफआर नहीं करे बगैर डबल ए में बैठना, या साथ में भी करे बगैर डबल ए में बैठना इज वेरी डेंजरस। फिर भगवान भरोसे पास होगे, अपने से पास नहीं होगे। सो दिस इज सेक्शन ए यहां पे, जिसमें 3 केसेस आएंगे। ये 3 केसेस पे बेस्ड 5-5 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच के। दिस मेक्स सेक्शन ए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन है, दैट ओनली 30 मार्क्स का सेक्शन। यानी ये 30 मार्क्स ही हैं जो एमसीक्यूज में आएंगे, बाकी 70 मार्क्स सब लिखने वाला है। एंड दैट्स द बेसिक रीजन व्हाई दिस पेपर बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, क्योंकि इसमें लिखना होता है। 3 क्वेश्चंस आएंगे, ये भी केस स्टडी बेस्ड होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे कि एक्सप्लेन दिस दिस दिस, नो 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 नो, दे विल गिव यू अ केस। वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि इसमें करना क्या है, what should be applied, how the case should be handled. Now how do these 3 questions are marked? 2 क्वेश्चंस होंगे इसमें 20 मार्क्स ईच के, और एक क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स का। यानी गुड 30 मार्क्स आपके पास एक केस स्टडी है। इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग। उसमें लिखना भी बहुत कुछ पढ़ने वाला है। जो 20 मार्क्स वाले हैं, इनमें भी कुछ कम नहीं लिखना है। 70 मार्क्स में लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हमें करनी है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। मेजरली लोग इसमें क्यों अटकते हैं? राइटिंग स्पीड की वजह से। तो मैं कैसे ऑडिट कराने वाली हूं, दैट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। वो बताऊंगी आगे, क्योंकि इसकी कमजोरनेस वही है, उसी पे अटैक करेंगे। समझ तो तुम लोग लोगे बुक से पढ़ के, लेकिन उसको लिखना कैसे है, ज्यादा एम्फोसिस उस पर रखेंगे। सो दीज आर दी 2 सेक्शंस। सेक्शन ए, जिसमें 3 केसेस आएंगे, 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी, उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो पूरे लिखने होते हैं। अब ये लिखने पेपर पे नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में लिखेंगे आप इसको। पेपर इज 3 आवर्स का, नो नेगेटिव मार्किंग, 50% पासिंग मार्क्स, दैट्स द सेम। आगे देखते हैं इसकी पास परसेंटेज कितनी है। पुअरेस्ट ऑफ ऑल पेपर्स,
यानी ऑडिट एंड अश्योरेंस की पास परसेंटेज ग्लोबली सबसे वीक है, सबसे वीक। कभी कभार ऐसा होता है, देखो मार्च 2021 में 43% आई है, बट अदरवाइज इट्स बिलो 40%। अब इसके रीजन सुनो। स्किल लेवल में मेजरली पेपर्स ऐसे ड्राफ्टेड है कि आप 60 मार्क्स का तो एमसीक्यू हैंडल करते हैं और सिर्फ 40 मार्क्स का ही लिखते हैं, लेकिन ये अकेला पेपर ऐसा है जिसमें एमसीक्यूज सिर्फ 30 मार्क्स के हैं और लिखने का पेपर 70 मार्क्स का है। यहां पे दिक्कत होती है। लिखना कैसे है, क्या है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ग्रेजुएशन में हमें बहुत लंबा लंबा लिखने की आदत होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी राइट इररेलेवेंट। मैंने भी इररेलेवेंट लिख के ही ग्रेजुएशन करी है, लेकिन वो यहां चलता नहीं है। विल बी फॉलोइंग कैप्लन। कैप्लन में क्या क्या है, इस पूरे पेपर में क्या क्या पढ़ेंगे, दैट इज दिस कंटेंट पेज। सो आइडियली इफ यू सी दीज कंटेंट्स, ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है। स्टोरी चालू होती है यहां से, चैप्टर नंबर 2 से, बट देर आर नॉट 17 चैप्टर्स। दिस इज नथिंग। हालांकि ठीक है मैं कराऊंगी ये, लेकिन ये 15 मिनट्स का चैप्टर है जो आपको एक्सेल, वर्ड और पीपीटी का यूसेज बताता है। ये आपने पीएम में, एफएम में भी देखा होगा। इट्स द सेम एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल का चैप्टर, विच इज नथिंग। रेफरेंसेस नथिंग, क्वेश्चंस एंड आंसर्स नथिंग। एफआर का रिवीजन, जिनको एफआर याद नहीं है उनके लिए यस इट इज यूजफुल। जिनको एफआर अभी भी याद है कोई मतलब नहीं है फिर। लेकिन आप में से अगर कई लोग ऐसे हैं कि एफआर को हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने छोटी सी रिवीजन सीरीज बना रखी है एफआर की। जस्ट डू लेट मी नो, वो मैं आप लोगों से पहले ही शेयर कर दूंगी। वो मेजरली आईएफआरएस और आईएएस में है क्या, उसका रिवीजन शॉर्ट मैंने बनाया था। दैट्स स्टिल एप्लीकेबल। बहुत ज्यादा पहले नहीं बनाया था, कुछ 2-3-4 महीने पहले ही बनाया था। नवंबर में बनाया था, नवंबर 2021 में। तो वो आपके लिए क्विक रिवीजन की तरह काम करेगा, दैट यू कैन सी। ये भी है समरी ऑफ आईएसएस, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो ये जो हम पढ़ेंगे उनकी समरी चैप्टर 13 में। सो आइडियली पढ़ने के चैप्टर्स तो सिर्फ 12 ही हुए। ये 1 में तो इतना इंट्रोडक्शन आएगा, छोटा छोटा चीज आएगी, हर चीज को डिफाइन किया जाएगा, इसलिए इसको भी मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा तगड़ा चैप्टर नहीं मानती हूं। बट फिर भी मेजरली यू हैव ओनली 12 चैप्टर्स टू डू। सो दिस इज अ पेपर विद अ वेरी स्मॉल सिलेबस। अगर नंबर ऑफ पेजेस भी देखोगे, कैप्लिन बहुत डिटेल्ड होती है, बावजूद उसके सिर्फ 440 पेजेस में, या मान लो कि 450 पेजेस में खत्म। बट कैप्लिन इज यूजुअली वेरी एक्सप्लेनेटरी। इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती नहीं है, बट ठीक है, बिकॉज दिस इज स्टूडेंट फ्रेंडली। हर स्टूडेंट को क्रिस्प में पढ़ने की आदत नहीं होती है। So that ways you do not have very long syllabus to study. That's the best part with audit. फिर भी लोग नहीं पास हो पाते। बात करते हैं वो क्यों नहीं हो पाते और हम कैसे होंगे। अब एग्जाम किट में आपके पास कितना बड़ा पहाड़ है करने को, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। अगर यहां देखोगे, सबसे पहली चीज सेक्शन ए के क्वेश्चंस है अप्रोक्सीमेटली 200। तो करने के लिए 2 महीने हैं पूरे, कंप्लीट 2 months। सो डोंट वरी, ये 200 क्वेश्चंस है, इनको बिट्स एंड पीसेस में हम कर सकते हैं। ये जो सेक्शन बी वाले हैं, यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है। कितने हैं अगर इनको काउंट किया जाए, 201 से स्टार्ट होते हैं, ये 245 पे एंड हो जाते हैं। ओनली 45 क्वेश्चंस, दैट्स इट, ओनली 45। अब इस 45 में से मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 1/3 कराऊंगी, लेकिन 1/3 आई एम चेंजिंग अ स्मॉल थिंग हियर। I will not be opening up the exam kit. Rather, हम इनको पिछले 4 अटेम्प्ट्स के लेटेस्ट पेपर्स में से प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट 4 अटेम्प्ट कौन से हुए, दिसंबर 21, सितंबर 21, जून 21, मार्च 21। ये चारों के चारों पेपर्स में जो भी सेक्शन बी के क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे के सारे मैं कराऊंगी। तो ये कितने क्वेश्चंस होते हैं इन टोटल, 4 अटेम्प्ट के 3 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस होते हैं। 1-2 और कर लेंगे हम, तो ये 45 में से अप्रोक्सीमेटली 15 मैं कराऊंगी। 15 क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें आंसर लिखना कैसे है, क्या कीवर्ड्स चाहिए, एग्जामिनर चाहता क्या है,
वो सारी चीजें वी विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड. सो पहली चीज ये आ जाती है. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए पैनिक मत करना. लोगों ने थोड़ा सा इसका जबरदस्ती भूत बनाया हुआ है. अब पास्ट एग्जाम का पैटर्न, ये आपको कैप्लिन की एग्जाम किट में दिखता है. ये पैटर्न क्या होता है? ये पैटर्न होता है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए हैं. ये आपको प्रायोरिटी सेट करने में हेल्प करता है. जैसे यहां आपको सीधा सीधा एक चीज तो ये दिखेगी दैट दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क हर बार आया है, कभी भी किसी अटेम्प्ट में छूटा नहीं है. दिस इज मार्च जून 2018, सितंबर दिसंबर 18, मार्च जून 19, देन वापस से 19, फिर 20, फिर 20. ऑडिट रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट. एक इसी तरह के ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है. टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है. फिर R&D पे, रिसीवेबल्स पे, यानी यहां पे हमारी आ जाएगी पूरी FR की नॉलेज. देन ये वाला पोर्शन, ऑडिटर की रिपोर्ट कैसे बनती है, गोइंग कंसर्न क्या है, एवरीथिंग. सो ये इससे कुछ ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन मोर थिंग, प्लीज नेवर ट्राई टू टिक मार्क द टॉपिक्स कि हमें ये करने बाकी छोड़ देने. छोड़ना आपको कुछ नहीं है. पर्सनली आप मुझसे पूछोगे मैम इंपॉर्टेंट क्या है, मैं कभी नहीं बता पाती. मैं उन पेपर्स में भी नहीं बता पाती जिनमें मेरी पास परसेंटेज हाईएस्ट है. व्हाई? बिकॉज पेपर के बहुत सारे सेट्स बनते हैं. आपके पेपर में क्या आएगा, इफ आई कीप ऑन टेलिंग यू, दैट वुड बी अनफेयर. सब कुछ इंपॉर्टेंट है, करना सब कुछ है, लेकिन रिवीजन उनका करना है जो यहां पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं. यानी हम छोड़ेंगे कब? जब हम रिवीजन करेंगे. विजन तो आपको सबका करना है. इसलिए ये बिल्कुल इस बात में पैटर्न सेट मत करना कि इसका तो क्वेश्चन पिछली बार आया था, इस बार नहीं आएगा. नो, दीज पॉइंटर्स डजंट वर्क इन प्रोफेशनल एग्जाम्स. और ACCA में तो वैसे ही सेट्स बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ होम बेस्ड एग्जाम्स. अब देखो, हम AA यानी ऑडिट एश्योरेंस हम कैसे करेंगे? हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कुछ मुझे आपसे साथ चाहिएगा, कुछ मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं चलाऊंगी वो तो आपको फॉलो करनी ही है. सबसे पहली चीज, यू शुड हैव अ प्री नॉलेज ऑफ FR. ये मस्ट है. क्यों? अभी आपको समझ में आएगा. ये पेपर क्या है, जब तक FR की नॉलेज नहीं होगी इस पेपर का स्टार्टिंग भी नहीं कर सकते आप. दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव सम नॉलेज ऑफ FR. अगर किसी की FR वीक है तो जाके वापस FR पढ़ने मत लग जाना. यू हैव टू टेल मी, मैं आपको रिवीजन सीरीज दूंगी. थोड़ा सा आपको मेरी PPTs देख के ब्रश अप करना पड़ेगा. क्वेश्चंस वापस प्रैक्टिस नहीं करने हैं. आपको पता होना चाहिए कि ये IFRS क्या कहता है, ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. दूसरे पे आते हैं. सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट, राइटिंग प्रैक्टिस. बहुत सारे लोगों के साथ जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी है ऑडिट में, उनकी टाइपिंग स्पीड इज एन इशू. कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है? अगर आता है जूम पे हैंड रेज करना तो हैंड रेज करो. हाउ मेनी पीपल सफर विद दिस प्रॉब्लम? ओके, वन ऑनेस्ट कन्फेशन, 3. बस बाकी सबकी स्पीड बहुत तेज है ना? तो मुझे इन 3 पे ही काम करना है. ओके, 7 लोगों ने तो हाथ रेज कर दिए. 8, 9, आई कैन गारंटी 38 लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, इनमें से 50 से 60% की टाइपिंग स्पीड कम होगी. 15 तो हो गए, 16 भी हो गए, 17 भी हो गए. सो टाइपिंग स्पीड पे क्यों इतनी दिक्कत की बात आती है वो समझो. आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड, प्रियंका आई विल एक्सप्लेन यू. टाइपिंग स्पीड आपको कैसे पता चलेगा आपकी स्लो है? आपका अगर 3 घंटे में पेपर नहीं कंप्लीट हो पा रहा है मतलब टाइपिंग स्लो है. सिंपल. अगर आपको पेपर पूरा करने में प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स योर टाइपिंग स्पीड इज स्लो. हाँ, पेपर पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था, देन दैट इज अ सेपरेट इशू. लेकिन मुझे सब कुछ आता था लेकिन मैं उसको लिख ही नहीं पाई, दैट मीन्स टाइपिंग स्पीड इज पुअर. सो आइडियली आपकी टाइपिंग स्पीड यहां पे हमें कुछ पर मिनट के लेटर्स से नहीं लेना है, लेकिन ये लेना है कि आपका पेपर पूरा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हमें टाइपिंग पे काम करना है. काम कैसे करेंगे? मैं टाइपिंग के सेशंस भी दूंगी, नहीं दूंगी यार, बताऊंगी कैसे करेंगे इसको. दूसरा,
लोग सही तरीके से आंसर नहीं करते, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। ये तरीका क्या है? जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है, रिपोर्ट उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। एक लेटर लिखना है, लेटर का भी एक फॉर्मेट होता है, यू हैव टू यूज दैट फॉर्मेट। गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट करो सब, वरना मैं जो लर्न करके बैठी हूं सब भूल जाऊंगी। ओके जो फॉर्मेट मांगा गया है उसी फॉर्मेट में आपको उस आंसर को ड्राफ्ट करना है। If it is a memo, it has to be in the form of a memo. If it is a letter, it has to be in the form of a letter. Letter to the CEO, letter to the board of directors. तो हम उसको लव लेटर की तरह तो नहीं लिख सकते, it has to be a formal letter. If it is a शादी का कार्ड, it has a different format. If it is an obituary, it is a different format. Obviously हमें शादी का कार्ड और obituary पे नहीं जाना है, just given an example कि हर चीज का एक राइटिंग फॉर्मेट होता है। तो वो फॉर्मेट समझना, उसको कैसे शुरू करना है, कैसे एंड करना है, बीच में क्या डिस्कस करना है। सो व्हेन यू गो टू प्रपोज अ गर्ल और अ गर्ल गोज टू प्रपोज अ बॉय, आप प्रिपेयर करते हो ना, मैं पहले ये बोलूंगा फिर मैं वो बोलूंगा। यहां पे भी प्रिपरेशन चाहिए, यहां तो और फॉर्मल प्रिपरेशन चाहिए। सो दैट प्रिपरेशन हैज टू बी डन। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी? थोड़ा सा मेरा टीचिंग स्टाइल इसमें अलग चलेगा। जैसे बाकी पेपर्स के साथ चलता है वो यहां नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी पेपर्स बहुत प्रैक्टिकल है, वहां पे मेरा ज्यादा एम्फोसिस रहता है प्रैक्टिकल पे। यहाँ पे हम जो भी क्लास का ड्यूरेशन रखेंगे वो 1.5 आवर्स या 2 आवर्स से ज्यादा का नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू दिस अप फ्रंट, 2 घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं होगी। आई विल टेल यू क्यों नहीं होगी। इस पूरे पेपर में ना एक बीमारी होती है जिसमें नींद नहीं आती है, उस बीमारी का इलाज है। आप इसको 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा क्या, जस्ट स्टार्ट रीडिंग दिस बुक फॉर 15 मिनट्स। तो जिनको नींद नहीं आती है ना, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, उनको इसकी बुक दो। तो इसमें हमें समझना बहुत कुछ है। जैसे ही समझना बंद हो जाएगा ना, अपने आप यू विल बी। और मुझे कोई शौक नहीं है लाइव क्लास में सोते स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, इसलिए बेटर है आई अंडरस्टैंड द लॉजिक्स, आई अंडरस्टैंड द रेस्ट्रिक्शंस बिहाइंड एनी पेपर। सो बेटर है कि इसको हम उसी तरह से डील करेंगे। आई मीन आई कैन नॉट कीप ऑन टीचिंग हिस्ट्री फॉर 3 आवर्स, वो नहीं कर सकते। ये हिस्ट्री नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल पेपर है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि वो प्रैक्टिकल पेपर थ्योरी और किताबों से पढ़ के करना पड़ रहा है। आइडियली हम इसको करते थे 3 साल एज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का स्टूडेंट। वो 3 साल जो करते हैं वो आप बुक पढ़ के कर रहे हैं, दैट्स दी ओनली प्रॉब्लम। सो पेपर बहुत बढ़िया है, लेकिन करना थ्योरी से है। और कोरोना के टाइम में मैं आप लोगों से मिल भी नहीं सकती हूँ कि चलो आके तुम्हें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराती हूँ। कोशिश करूंगी कि उसको यहाँ पे वर्चुअली जरूर करेंगे, वो करेंगे। सो 1.5 आवर्स मैक्सिमम आई विल टीच। वो आपको थोड़ा सा अभी ट्रेलर भी मिल जाएगा, मेरा टीचिंग स्टाइल भी इसमें काफी अलग होने वाला है। लेकिन बाकी के आधा घंटा आप लोग लिखेंगे मेरे सामने। तो जूम में मल्टीपल स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शंस होते हैं। आप सब आधे घंटे में टाइपिंग चालू करेंगे एक पर्टिकुलर पोर्शन की जो मैंने पढ़ाया है उसमें से ही, ताकि नंबर 1 आपको वो वहीं का वहीं लर्न हो, नंबर 2 आप कीवर्ड्स यूज करना सीखें। कीवर्ड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो स्टूडेंट समझता नहीं है। कई चीजों की एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आप लर्न करें, ये इंश्योर कराने के लिए भी हम लिखेंगे उनको। लिखेंगे कैसे? मतलब मैं बैठूंगी, मैं नहीं लिखूंगी, आप लोग लिखेंगे। और उसमें से जब डेली आधा घंटा टाइपिंग करोगे अपने आप ही टाइपिंग स्पीड ठीक हो जाएगी। सो यू हैव टू एंश्योर नोबडी विल अटेंड दी क्लासेस ऑन फोन। इसलिए ये रीजन अगर लेके आओगे कि मैम मैं तो हमेशा फोन से ही अटेंड करता हूं, फिर फायदा नहीं होगा इसका। देन यू डोंट नीड मी एक्चुअली। समझ में तो तुम्हें खुद भी पढ़ के आ जाएगा, लेकिन जो इंप्रूवमेंट करना है दैट हैज टू बी डन ऑन लैपटॉप। लैपटॉप, पीसी लो, कुछ भी लो, लेकिन आपको टाइप करना है फटाफट फटाफट। सो पहले आधे घंटे में जब फर्स्ट क्लास में टाइप करोगे, मुश्किल से 3 लाइन टाइप करोगे, फिर वो 5 लाइन्स होंगी, फिर वो 6 लाइन्स होंगी, फिर वो 10 लाइन्स भी होंगी। और 2 महीने में तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। होमवर्क भी जो आप करेंगे वो एक्सेल पर टाइप करके करेंगे। होमवर्क्स आप लोग मुझे सबमिट करेंगे।
जब आप लोग लाइव क्लास में लिखेंगे, वो वहीं के वहीं स्क्रीन शेयर करके आप मुझे दिखाएंगे कि आपने क्या लिखा है। एंड वेर एवर वी विल नीड एनीथिंग, मैं खुद बोलूंगी कि यार ये कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए, जितने कीवर्ड्स आने चाहिए उसमें से अपने आप को पॉइंट दे देना कि आपने कितने पॉइंट्स लिए हैं उसमें से। इफ आई एम सेइंग कि इस आंसर में 5 कीवर्ड्स यूज होने थे, आपने 3 ही यूज किए, तो आप 5 में से अपने लिए 3 मार्क्स रख लो। किसी ने एक भी यूज नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। एग्जाम में ये फीडबैक मिले इससे अच्छा है पहले मुझसे ये फीडबैक ले लो कि आपने एक भी कीवर्ड यूज नहीं किया, क्या फॉर्मेट आपने यूज किया, लेट मी करेक्ट इट रादर देन द एग्जामिनर करेक्टिंग इट। तो ये चैलेंजिंग होने वाला है साहब, इसलिए अगर ये सोच रहे हो कि मैम बहुत प्यार से पढ़ाने वाली है, सॉरी, आपको इसमें एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा करनी है। मेरे लिए एक्सरसाइज सिर्फ चेक करना है, आपके लिए एक्सरसाइज उसको इंप्लीमेंट करना है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ वी विल गो। पास्ट एग्जाम पेपर्स मैंने आपको बता दिए, 4 पेपर्स पूरे पूरे मैं कराऊंगी, 4 के 5 भी करा सकती हूँ, बस जस्ट दैट आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस मोर। जस्ट मैं उसको 1/3 कंप्लीट करने के चक्कर में एक अच्छा पेपर आपसे लेने की बजाय कोशिश करूंगी कि आप खुद उसको प्रैक्टिस करो। अटकोगे तो मैं बैठी हूं, फिर प्रॉब्लम क्लास में मिलेंगे, करेंगे उसको। एंड ये फाइनल आपके 2 टेस्ट होंगे। आई एम श्योर आपको राहुल ने ये चीज एक्सप्लेन कर दी होगी। एवरीबडी, इवन इफ यू आर टेकिंग ऑडिट और एनी पेपर लाइव और ऑन द ब्लेंडेड मॉडल, मॉक टेस्ट पेपर्स आपको मिलते हैं। मॉक टेस्ट पेपर मेरी तसल्ली के लिए भी है और आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए भी है, बिकॉज आई यूजुअली गेट अफ्रेड ऑन दिस कि स्टूडेंट पढ़ क्या रहा है, और स्पेशली ब्लेंडेड मॉडल में तो ये और भी ज्यादा है। तो आपको मॉक टेस्ट पेपर्स जो 3 घंटे के होंगे वो प्रॉपर मिलेंगे, विच आई विल इवेल्युएट। सो ये ध्यान रखना, आपको मॉक टेस्ट पेपर एग्जाम से एटलीस्ट 10 दिन पहले देने हैं, क्योंकि 4-5 दिन मुझे भी चेक करने में लगेंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 150 विद मी फॉर दिस क्वार्टर। तो 150 स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक करने में मुझे 3-4 दिन लगेंगे, और उसी टाइम सारे बैचेस पेपर देते हैं। पी लेवल तो पूरा ही सब्जेक्टिव है, तो पी लेवल के 15-20 जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके सबके पेपर्स भी मुझे ही चेक करने हैं। तो 2 पेपर्स में हमें गैप मेंटेन करना है 4 से 5 दिन का, ताकि नेक्स्ट पेपर देने से पहले मैं आपको वो चेक करके दे दूं। आई विल चेक देम, देन यू हैव टू करेक्ट ऑन द फीडबैक विच आई हैव गिवन। तो मैं वो बहुत लाल पीला करके देती हूँ उस पेपर को कि इसमें ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, वहां से आपको फीडबैक मिल जाएगा। बिफोर द एग्जाम आपको 3 पेपर्स करके जाने हैं, 2 मेरे, एक आपकी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का। ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म क्या है पता है सबको? व्हाट इज दिस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म? यस मैम। अभी तक तो पता होना चाहिए यार। यस मैम। अपने एसीसी अकाउंट में जाओ, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मिलेगा, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आपको एक पेपर जरूर करना है इन एनी केस। ये मेरे नहीं खुलेगा बिकॉज आई एम नॉट अ स्टूडेंट, तो ये मुझे खोलने नहीं देगा, ये रहा। ठीक है, ये मुझे ट्रिपल ए दिखा रहा है, क्योंकि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे लिए 9 पेपर्स एग्जाम्प्ट है, सो दे आर शोइंग ट्रिपल ए। पर ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे जैसे टैक्स एग्जाम का भी दिया हुआ है। तो 3 पेपर बेयर मिनिमम करने, और पैसे खर्च करने का अगर इच्छा है तो बीपीपी और कैपलिन के भी होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड मार्क्स, यू कैन गिव देम। बट आई विल से ये प्लस मेरे वाले मोर देन इनफ है। कई जगह से फीडबैक लोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो लेट्स स्टिक टू वन प्लेस। सो दिस इज हाउ वी विल गो, आई विल गो। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि बड़े प्यार से सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलेगा, सिर्फ मैम बोलेंगी और हम सुनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऑडिट में तो एटलीस्ट ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। इसको दिमाग में बिठा लो, अपनी टेबल्स के आगे लगा लो। इसमें स्पेसिफिकली एक चीज है जो लोग नहीं कर पाते, एंड दिस इज वेयर दे इनवाइट द ट्रबल। हिंदुस्तानी बच्चा बहुत अच्छा प्लान करता है, गोल भी बहुत अच्छा सेट करता है, प्लान भी ऐसा बनाता है, बस अमेरिकन भी फेल हो जाए उसके आगे। वाओ व्हाट अ प्लानर, बट व्हेन इट कम्स टू स्टिकिंग टू इट, मामा के चाचा के भतीजे की लड़की की बहन के भाई की शादी है, 15 दिन पढ़ाई नहीं करी। ऐसे मत करो यार, सब एंजॉय करो। व्हाट आई एम आस्किंग इज ओनली 2 hours डेली, दैट्स इट। ये क्लास के अलावा है,
सो इफ यू आर थिंकिंग कि मैम इसको तो ये तो क्लास में निकल जाएगा, ये क्लास के अलावा है। तो क्लास में जो निकलेगा वो अलग है। ये 2 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी है आपके, ये कभी भी निकालो, आई डोंट माइंड। अगर एक दिन नहीं पढ़ पाए हो, नेक्स्ट डे 4 घंटे पढ़ लो, आई डोंट माइंड, बट स्टिक टू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यू हियर रादर देन। देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, पर ठीक ठाक है, समझ तो आ ही रहा है हो क्या रहा है। आई डोंट वांट दिस। समझ गए या और बोलूं? समझ गए मैम। राखी तुम तो अब तो मेरी भावनाएं समझने लग गई हो। आदत पड़ गई मैम। चलो चलो जी स्टार्ट करें। अब ऑडिट पे आए, ये तो हो गया जनरल ज्ञान। लेट्स कम टू ऑडिट नाउ। अब इस पेपर को समझते हैं, व्हाट इज दिस पेपर ऑल अबाउट। अब कुछ इंटरेस्टिंग चालू होने वाला है। देखो पीपीटी चालू हो रही है, थैंक यू से। हाँ जी, आप लोगों को ये पता है कि मेरा थोड़ा सा स्टाइल ऑफ टीचिंग है ऐसा, जहां पे आई प्रिपेयर पीपीटीज, क्योंकि मुझे ये डायरेक्ट स्क्रीन पे बुक रन करके पढ़ाना ना बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो यू विल गेट पॉकेट नोट्स टाइप के नोट्स जिनसे मैं पढ़ाऊंगी। हाँ, इनका एक्सप्लेनेशन एक बार आपको स्टडी टेक्स्ट से रीड करना है, सिर्फ एक बार स्टडी टेक्स्ट रीड करनी है, उसके बाद में सारा मटेरियल आपको यहीं से रेफर करना है। तो अब आते हैं इस पेपर के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू अश्योरेंस। बिग फोर में सबसे ज्यादा हायरिंग अगर किसी प्रोफाइल के लिए एसीसीएस की होती है, दैट इज ऑडिट एंड अश्योरेंस। नाउ दीज आर टू टर्म्स, इवन फर्स्ट ट्रायल क्लास के बाद में अगर आपको ऑडिट और अश्योरेंस का डिफरेंस पता नहीं चला, देन इट इज माय फेलियर। ऑडिट एंड अश्योरेंस में छोटा सा गैप होता है, उस पर डिटेल में बाद में बात करूंगी, पहले जनरल पिक्चर समझते हैं ये है क्या। तैयार हो जाओ सब, रिमेन एक्टिव, एंड इफ आई आस्क यू टू राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स, डू राइट इट, वरना अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। ये कौन है? अगर ये किसी को पता नहीं है ना कौन है, तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। एसीबी प्रद्युमन। ये किस प्रोग्राम में आते थे? सीआईडी। सीआईडी। कितने लोगों ने सीआईडी नहीं देखा? हैंड रेज करो। तुम्हारा सबसे पहला होमवर्क तो ये है कि भाई ये जाओ और देखो एक बार। ये प्रोग्राम बहुत कुछ सिखाने वाला है आपको। इस पेपर का, इस पेपर से आने वाला, देखो बताओ 3 पार्टिसिपेंट्स निकल के आए। अरे बेटा तुम्हारी जिंदगी है ना अभी अधूरी है, प्लीज कंप्लीट इट। जिज्ञासा, सुयोग, ये प्रोग्राम ढूंढना एंड जस्ट वॉच दिस, इट्स हिलेरियस। मैम मैंने देखा हुआ है, थोड़ा सा देखा हुआ है। हाँ, ये नहीं देखा है ना तो तुमने कुछ नहीं देखा है दुनिया में। बराबर। और खास करके ये वाली स्टाइल, जब ऐसे हाथ हिलाते हैं ना, बड़े बड़े केस सॉल्व हो जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। देखा अब आगे देखो एक और। यस तनिष्क, एब्सोल्युटली। नाउ हु इज ही? दया। 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 दया दरवाजा तोड़ दो। ये दया का काम सिर्फ दरवाजे तोड़ना था। एंड आई ऑलवेज यूज टू वंडर कि ही यूज टू जस्ट हिट अ गेट और दूसरे में ही खत्म खेल गेट का। मतलब ये गेट मैन्युफैक्चरर सोचते होंगे कि यार ये कितनी फजीयत है। एंड दैट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस फैक्ट कि कोई भी कंपनी गेट बनाने के बिजनेस में आई नहीं, उनको पता है दया है इंडिया में। अब ये जो 3 लोग थे, इन्होंने इतने केसेस सॉल्व किए हैं, इतने केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं कि हमारी असल सीआईडी ने भी शायद इतने नहीं किए होंगे। दिन के कितने कर लेते थे? 4-5 तो कर ही लेते थे शायद ये लोग। दिन के 4-5 या उससे भी ज्यादा? हम ज्यादा, कभी कभार ज्यादा। मतलब गजब टीम। और आपको कभी भी माइंड अपसेट लग रहा हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, यू जस्ट वॉच इट, यू विल फील फ्रेश 1 घंटे में। इतनी ताकतवर प्रोग्राम सीरीज है ये। पर यही नहीं, और भी कई लोग थे लाइमलाइट में। ये ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं जो कमाल के हैं। ये किस प्रोग्राम को बिलोंग करते हैं? क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल। अरे मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ? हु इज ही? सालुंके। डॉक्टर सालुके। यस। ये तो जान है सीआईडी की। सालुके के जो लैब है और हाथ ऐसे ऐसे करके जो कंक्लूजन्स निकालना है, देखो कितने केमिकल्स के कलर देखो। एक रूह अफ़ज़ा दिख रहा है, एक वो ग्रीन वाला कुछ तेल जैसा दिख रहा है,
ऑरेंज कलर का भी है, बीच में एक Blue उसमें भी है। ऑरेंज भी है, ब्लू भी है। ब्लू भी है। माय गुडनेस, रसना ये देखो, ये देखो, वाओ। मतलब किसी को भी किसी में भी मिलाओ और सीधा पर ठीक है यार, मतलब टेक इट जस्ट लाइटली। लेकिन ये सब है क्या? मतलब मैं टाइम पास कर रही हूँ क्योंकि ऑडिट मुझे पढ़ानी नहीं आती? नहीं, ये आप बचपन से देखते आ रहे हैं। दिस इज इन्वेस्टिगेशन। सुना है इस वर्ड को कभी? यस मैम। Investigation. The only difference in this paper and CID is they are investigating criminal cases. You have to investigate the financial statements as an auditor. बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अब क्या चीज है, देखो इसको रिलेट करना दोनों को आपस में। हम बचपन से ये चीजें देखते आ रहे हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लूज देती है। आप घर में झूठ बोलते हैं तो आपके पेरेंट्स झट से पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? कहीं ना कहीं कोई तो सिग्नल मिलता है। नाउ बीइंग एन ऑडिटर, यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ सर्टेन आइटम्स बट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट्स द ओनली डिफरेंस। कर आप भी इन्वेस्टिगेशन ही रहे हैं, लेकिन आप क्राइम सीन की नहीं कर रहे हैं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कर रहे हैं। दैट इज एन ऑडिट, and that too you are giving a certification on it that yes, I have audited it. Books of accounts being audited means आपने उनकी करेक्टनेस चेक कर ली है। आपने ये चेक कर लिया है कि उसमें कोई घालमेल तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कई बार ऑडिटर्स भी बिक जाते हैं, जैसे इंस्पेक्टर्स बिक जाते हैं। बिकना नहीं चाहिए, हो सकता है ज्यादा स्केल पे बिकते भी नहीं हो, बट सत्यम इज अ बिग एग्जाम्पल, जहां पे पता नहीं ऑडिटर्स बिके कि नहीं बिके, लेकिन एक नेग्लिजेंस तो गजब की थी, वेयर क्लियरली इट केम आउट एज अ बिग ब्लंडर। जो चीजें सामने दिख रही थी कि ये कैच होल्ड हो सकती थी, दे कुड नॉट गेट कैच होल्ड। कैसे? एक सिंपल एग्जांपल लेती हूं, मे नॉट मैच एग्जैक्टली विद द स्टैटिस्टिक्स ऑफ सत्यम, क्योंकि उनका थोड़ा सा केस ज्यादा उलझा हुआ है और पब्लिक में इतनी उलझन सामने लाई नहीं जाती है। सिंपल सा केस उसका दिखाती हूं। उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एफडीज दिखाई। एफडीज क्या होती है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, असेट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। लेट्स सपोज ये 10,000 करोड़ का दिखा रखा है, लेकिन ये तो असल में मैच्योर हो गई थी। मैच्योर हो गई थी यानी पैसा आ चुका था, तो बैंक में तो अब कोई एफडी है ही नहीं। ये तो ऑडिटर आसानी से चेक कर सकता था। ये पहले तो ऑडिटर ने कंपनी को बोला कि भाई मुझे एफडी के पेपर्स दिखाओ। अब पेपर्स कैसे आए? डुप्लीकेट आए। लेकिन ये तो बैंक में फोन करके बैंक से भी लेटर मंगवाया जा सकता था कि क्या सत्यम के इतने इतने अमाउंट की एफडीज हैं आपके पास। बैंक मना कर देता, वहीं चेक हो जाता। दिस वॉज नेग्लिजेंस बिकॉज इट वॉज नॉट डन। नोबडी वेंट टू द बैंक एंड आस्क्ड दिस कि क्या सत्यम की इतने अमाउंट की एफडीज आपके पास हैं। चलो ये छोड़ो, राखी अभी यहां पे बैठी है। वन कंपनी कम्स अप एंड सेज राखी का एक रिसीवेबल के नाम से अकाउंट है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, राखी से हमें 20,000 करोड़ लेने हैं। अब ये राखी बोलेगी हैं 20,000 करोड़? सो एज एन ऑडिटर यू नीड टू रीच राखी। आप राखी से लेटर लो, राखी कंफर्म करेगी इस चीज को कि हाँ बिल्कुल मेरे पेबल्स में 20,000 करोड़ का पेबल है इस कंपनी की तरफ। बट राखी तो बोलती है 20,000 करोड़। भाई 20,000 नहीं देने मुझे किसी को, करोड़ बहुत दूर की बात है। इट्स अ सिंपल वे ऑफ चेकिंग, क्रॉस चेकिंग। जैसे ये लोग क्रॉस चेक करते हैं ना, एक केमिकल में दूसरा मिलाया, वैसे ही एक ऑडिटर को भी चेक करना होता है। एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दूसरी से टैली करना। यहां एक एंट्री बोल रही है, दूसरी कोई एंट्री बोल रही है, भैया इनका कॉम्बिनेशन तो मैच ही नहीं हो रहा। दैट इज ऑडिट। कुछ समझ में आता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब ऑडिट पे आते हैं, टेक्निकल्स पे। यस यस तनिष्क, एब्सोल्युटली बोगस एंट्रीज भी चेक हो सकती है। तो बोगस एंट्री होगी तो उसका सोर्स ढूंढो, पीछे से कहीं तो कुछ तो ट्रेल होगा ना, वही तो सीआईडी टीम करती है। सालुके को फोन करो, तुम्हारी टीम में भी कोई सालुके होगा, पता लगाएगा कि इस बोगस एंट्री का सोर्स कहां मिलेगा। सो देयर हैज टू बी एन एंट्री एट सम प्लेस। ऐसा नहीं होता
बताओ कोई भी एग्जाम्पल दो कि मैम इस एंट्री को कैसे पकड़ेंगे। मैं अभी बता देती हूँ तुम्हें। किसी ने किसी को पेमेंट किया है तो किसी ने रिसीव भी किया होगा ना। वो जो रिसीव करने वाला है वो बोलता है हाँ मैंने रिसीव किया। भैया कहाँ रिसीव किया? कैश में रिसीव किया। तो ला भैया तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिया, तूने फिर उसको इनकम में दिखा के टैक्स रिटर्न भरी होगी ना, आ जाएगा पकड़ में। कोई ऐसा नहीं करता कि अपनी जबरदस्ती इनकम बढ़ा लेगा और रिटर्न फाइल करिए, उस पर टैक्स पे किया, देन इट्स ओके, ठीक है, वो ऐसे ही ट्रैक होता है। सो आई टेल यू कि हम उसको कैसे ट्रैक करेंगे, वो फेजेस में आएगा। तो वो जब ऑडिट करने लगेंगे तब पे आते हैं, अभी इंट्रोडक्शन पे रहते हैं। सो द वर्ड ऑडिट ओवरऑल, ऊपर ऊपर का तो मैंने आपको बता दिया कि इसको आपको बस हाथ ऐसे करके इन्वेस्टिगेट करना है। इसलिए ऑडिटर होता है ना, बड़ा पावरफुल पोजीशन में आता है। अच्छा, और देखो एक इंटरेस्टिंग केस बताती हूँ तुम्हें इसमें। एक एक क्लाइंट था, वो पहुंचता है एक ऑडिटर के पास, उससे सीधा सीधा बोलता है कि सर ये ऐसी ऐसी एंट्री है, इसका क्या करें, आप बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। वो बंदा सीधा एक ही बात बोलता है, आप बताओ आप चाहते क्या हो, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा, बस हाँ उसके हिसाब से खर्चा ऊपर या नीचे हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ एन ऑडिटर। लेकिन ये गलत पावर है, ये पावर का मिस यूटिलाइजेशन है। तो ऐसा मिस यूटिलाइजेशन नहीं करना, प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करना। लेकिन इसी पावर की वजह से ऑडिटर से डरती हैं कंपनीज। नॉट दैट कि ही विल ब्लैकमेल। अगर कहीं कोई गलती हुई और ऑडिटर ने उसको अपनी रिपोर्ट में डाल दिया तो बैंड बज जाएगी कंपनी की, लिटरली बैंड बज जाएगी। आप लोगों को दो ऑडिट रिपोर्ट्स दिखाती हूं। एक ऑडिट रिपोर्ट बहुत क्लीन है, दूसरी ऑडिट रिपोर्ट आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि काफी ट्रबलसम है। किसकी ऑडिट रिपोर्ट है ये? पार्श्वनाथ। Parsnaths. अबे तुम लोग 40 मिनट्स में सो गए। Parsnaths Developers Limited. यस, तो इट्स अ रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी जो बिल्डिंग्स बनाती है, मॉल्स बनाती है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाती है। ये बहुत तकलीफ में है, इसका आपने नाम सुना होगा। इस तरह की दिखती है जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट होती है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे आए। हर नंबर नेगेटिव में, हर नंबर लॉस मेकिंग, गजब की लॉस मेकिंग। अब इसका एक बार एक डिफॉल्ट का सर्च करते हैं। क्या इसने किसी चीज में डिफॉल्ट किया है? Substantial defaults in the payment to depositors, debenture holders, shareholders. कंपनी जब नुकसान में होती है तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट होगा ही होगा। ये देखो, जीएसटी का डिफॉल्ट, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का डिफॉल्ट, वैट का डिफॉल्ट, सो बहुत सारे डिफॉल्ट्स। ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर वेट करके देता है कि हाँ ये सारी चीजें हैं। ये क्यों करता है? ये हु इज द ऑडिटर हियर? एस.एन. धवन एंड कंपनी। अरे ये तो मैंने कल परसों कुछ ये भेजी थी, वही है ना यस मैम, जो ग्रुप में शेयर। हाँ वो। Yes, ma'am. जिसकी वैकेंसी मैंने भेजी थी? हाँ हाँ। वही है ना एस.एन. धवन? Yes, ये लो, ma'am. ठीक है, न्यू दिल्ली। कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिफॉल्ट है प्रीपेमेंट में भी, यानी क्या क्या डिक्लेयर करना पड़ता है कंपनी को और ऑडिटर को, वो सब चेक करना होता है। सो असल जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो इस तरह से बड़ी लंबी सी ऑडिट रिपोर्ट होती है। ये देखो, इट्स वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। लेकिन जो इन्वेस्टर है उसके लिए बहुत क्रूशियल होती है। इसलिए ऑडिट एश्योरेंस के प्रोफाइल में अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान रखना, यू आर गोइंग टू हैंडल अ वेरी सेंसिटिव प्रोफाइल। नाउ व्हाट इज एश्योरेंस? अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे जाते हैं, आपको रटनी नहीं है, आप एक दो बार रीड करेंगे, यू विल गेट टू नो ऑफ इट। एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन और कंक्लूजन on a subject matter. So subject matter can be anything. Subject matter can be audit, subject matter can be valuation of inventory, subject matter can be any risk assessment, subject matter can be any tax advice, it can be anything.
टू गिव कॉन्फिडेंस टू द इंटेंडेड यूजर्स। अश्योरेंस मतलब किसी को अश्योर करना। किस चीज पे अश्योर करना? किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे अश्योर करना। अश्योरेंस हो सकता है भाई, क्या ये कंपनी जो अपने फिक्स्ड एसेट्स बता रही है इतने के हैं, तो मैं अश्योरेंस करूंगी, ऑडिट नहीं करूंगी। Assurance will give me 100% reliability on what I have evaluated, जबकि ऑडिट होती है पूरी। तो assurance is more concrete, audit is more generalized। तो assurance में क्या होगा? जो भी intended user है उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए एक कंक्लूजन देगा एक एक्सपर्ट, बहुत सारे एविडेंसेस और सपोर्टिंग्स को देख के। तो बन गए ना हम भी सीआईडी, बस फर्क इतना है कि हम सीआईडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, क्राइम सीन्स के नहीं है। हमारे साथ काम करने वाले पुलिस नहीं होती है, कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। पर काम हम वही कर रहे हैं। हमारी टीम में कोई सालू के भी होगा, कोई दया भी होगा, कोई अभिजीत भी होगा और कोई एसीपी भी होगा। तो दिस इज अश्योरेंस। वापस सुनो अश्योरेंस और ऑडिट का डिफरेंस। ऑडिट क्या होती है? जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप एक कंक्लूजन देते हैं कि हाँ भाई ये ठीक लग रही है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। लेकिन अश्योरेंस हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ गारंटी। यस, आई अश्योर यू कि इस कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो इतने ही हैं जितने इन्होंने बताए हैं, यानी 100% सटीक अश्योरेंस होती है। लेकिन ऑडिट ओवरऑल जितना भी बताया गया है उसके बेसिस पे ऑडिट होती है, क्योंकि ऑडिट इतनी डीपली नहीं हो सकती, अश्योरेंस बहुत डीप में करनी जरूरी है। आप अश्योरेंस दे रहे हो उस चीज का, इंश्योरेंस कंपनी वाले अश्योरेंस मांगते हैं, एक्चुअली कई जगह पे अश्योरेंसेस देता है, तो आप लोग भी देते हैं। अब इस पे आते हैं, ऑडिट और अश्योरेंस चाहिए भी क्यों? आई मीन व्हाई डू वी नीड इट? दो तीन चीजें इसमें समझना। व्हेन अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ फैमिली बिजनेस, आज भी सोल प्रोप्राइटर्स का बिजनेस अगर छोटा है उनको ऑडिट की जरूरत नहीं है। छोटा बिजनेस है, आप खुद ही हैंडल कर रहे हो, तो कोई भी गलत रिप्रेजेंटेशन का चांस ही नहीं है। बट व्हेन इट इज अ कंपनी where the ownership and the management differs, there you need to have an audit done। आपने तो अपनी बागडोर किसी और के हाथ में दे रखी है ना, ये जो किसी और है ये काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो इन्वेस्टर बाहर बैठा है जो आपके शेयर्स खरीदना चाह रहा है स्टॉक एक्सचेंज से, इसको कैसे पता आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है? वर्बली कौन आगे बताने वाला है? नोबडी इज गोइंग टू टेल। दैट्स व्हाई ऑडिट इज नीडेड, दैट्स व्हाई एन अश्योरेंस इज नीडेड। अगर मुझे किसी बिजनेस को टेक ओवर करना है और ये बिजनेस कह रहा है मेरे पास लैंड है करोड़ों की, आई नीड एन अश्योरेंस कि ये लैंड करोड़ों की है कि नहीं है, मुझे वहां अश्योरेंस चाहिएगा। लेकिन अगर मुझे किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो ऑडिट रिपोर्ट से भी काम चल जाएगा, चलेगा। सो ऑडिट एंड अश्योरेंस की जरूरत कहां पड़ती है? बिकॉज नाउ अडेज दीज बिग बिजनेसेस दे आर टेकिंग द फॉर्म ऑफ कंपनीज, जहां पे ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होती है। जहां पे मैनेजमेंट और ओनरशिप एक ही है वहां दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि वहां पे स्टूवर्डशिप इशू नहीं है। लिखो, अगर हाथ में कॉपी है, स्टूवर्डशिप, ये वर्ड एग्जामिनर ढूंढेगा। स्टीवर्डशिप, ये स्टीवर्डशिप क्या होता है? टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग गुड केयर ऑफ रिसोर्सेस। मतलब शेयर होल्डर्स बिजनेस के मालिक हैं, उन्होंने पैसा लगाने को दे दिया, अब चलाएगा कौन कंपनी को? मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दे आर द स्टीवर्ड्स ऑफ द कंपनी। पैसा किसने लगाया? शेयर होल्डर्स ने। दे आर द ओनर्स, दे आर द प्रिंसिपल्स। ये लोग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, या फिर बोल सकते हैं स्टीवर्ड्स की तरह काम करते हैं। ये शेयर होल्डर के लगाए हुए पैसे को संभाल के रखेंगे। दे विल टेक गुड केयर ऑफ दैट पैसा। उनको पैसा इसलिए नहीं दिया है ना, जाओ बेटा पार्टी करो, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, तुम सब सिमरन बन जाओ, सब जिंदगी जियो, ऐसा तो नहीं करने को दिया है ना। दे आर स्टीवर्ड्स ऑफ द बिजनेस। आपको हमारे दिए हुए रिसोर्सेस का अच्छे से ध्यान रखना है। तो स्टीवर्डशिप रिलेशनशिप की वजह से दिस ऑडिट की नीड अराइजेस। आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरी टर्म जो आपको याद रखनी है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप।
There is a fiduciary relationship between the shareholders and the directors. ये fiduciary relationship क्या होता है? ट्रस्ट का रिलेशनशिप. हम जिनको पैसा दे रहे हैं वो हमारे पैसे को संभाल के रखेंगे, उसको ग्रो कराएंगे, हमारी वेल्थ इंक्रीज करेंगे. दैट ट्रस्ट creates a fiduciary relationship. Husband and wife carry a fiduciary relationship. Parents carry a fiduciary relationship in you all. कि अगर ACCA की फीस के नाम से पैसे ले रहे हो तो वही जमा करा रहे हो. That is fiduciary relationship. So fiduciary relationship is about trust. Stewardship is about keeping good care of the resources. यानी आपके पापा अगर आज एक बिजनेस चालू करते हैं और आपको सौंपते हैं, ले बेटा आज से तू इसका मालिक है या तू इसकी मालकिन है, चलाएगा तू. हाँ, एक मैं डायरेक्टर की पोजीशन पे रहूंगा, बट यू रन इट, यू बिकम द CEO, यू आर द स्टीवर्ड ऑफ दैट बिजनेस. आपके और आपके पापा के बीच में ये एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप रहेगा जहां पे ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है. दोनों का डिफरेंस समझ में आया? स्टीवर्ड होता है जो रिसोर्सेस को संभाल के रखता है. फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट. कुछ समझ में आयो कि नहीं आयो? Yes, ma'am. हाँ, मैम. Yes, ma'am. ये दोनों टर्म्स एग्जामिनर ढूंढेगा तुम्हारे आंसर में. तो इससे कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं. नंबर 1, डायरेक्टर्स आर द स्टीवर्ड्स ऑफ द कंपनी. नंबर 2, हु इज द प्रिंसिपल हियर? शेयर होल्डर्स. और डायरेक्टर्स क्या करते हैं? उनके एजेंट्स की तरह काम करते हैं. द मनी डज नॉट बिलोंग टू द डायरेक्टर्स. वो मालिक नहीं है कंपनी के, वो सिर्फ और सिर्फ मालिकों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं. एंड दिस इज वेयर द डायरेक्टर्स बिकम अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स. अब इस परफॉर्मेंस को बताने के लिए डायरेक्टर तो कुछ भी मैनिपुलेशन कर देगा, बता देगा कि बहुत बढ़िया जी, मैंने तो बस धमाल मचा दिया आपकी कंपनी में सर. somebody has to authenticate it कि सचमुच में धमाल मचाया है या फिर उड़ा दिया सारा पैसा. That is where the need of audit arises. तो ये सारी चीजें तुम्हें सिर्फ समझनी है, बट इन केस रिक्वायर्ड क्वेश्चन अगर कभी भी डायरेक्टर और शेयर होल्डर की रिलेशनशिप पे कुछ भी पूछे, these two words must be there in the exam. Stewardship and fiduciary relationship. ये दोनों वर्ड्स एग्जामिनर को बहुत इंप्रेस कर देंगे, धो डालेंगे उसको. नेक्स्ट, नाउ फॉर अदर स्टेक होल्डर्स. अभी तो हमने बताया कि शेयर होल्डर्स के लिए ऑडिट चाहिए, अदर स्टेक होल्डर्स के लिए भी चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए. अब ये स्टेक होल्डर्स कौन है? हर वो इंडिविजुअल जो एक कंपनी की परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड है. दे कैन बी एम्प्लॉइज, दे कैन बी द गवर्नमेंट, दे कैन बी द कस्टमर्स, एवरीवन इज अ स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर्स को ऑडिट की कहां जरूरत आ गई? चाहिए. हर किसी को अपने अपने रीजंस हैं. सबसे पहला लेते हैं एम्प्लॉइज को. एम्प्लॉय ऑडिट क्यों कराना चाहता है? वो भी तो चाहता है कि जो डायरेक्टर्स बता रहे हैं, जो प्रॉफिट का नंबर बता रहे हैं, सच में प्रॉफिट का नंबर वही हो. लेट्स सपोज ए कंपनी है, बहुत नुकसान में है, लेकिन डायरेक्टर्स ने ऐसी अकाउंटिंग एंट्रीज घुमाई है कि उस 100 करोड़ के लॉस को कन्वर्ट कर दिया गया है 500 करोड़ के प्रॉफिट में. अब एम्प्लॉय को इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा है ना, उसको तो झूठा नंबर अगर ज्यादा दिख रहा है, इट्स गुड फॉर हिम. नो, इट इज अ केस जहां पे एक सिक कंपनी को, लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल दिखाया जा रहा है. तो एम्प्लॉय को क्या चिंता है? लॉस मेकिंग कंपनी ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी और सडनली बंद हो जाएगी, और अगले दिन एम्प्लॉय कहां बैठा होगा? घर पे बैठा होगा. इसलिए उनको भी ट्रू पिक्चर बिजनेस की जानने की बहुत जरूरत होती है. और चलो, एम्प्लॉय अगर मेरे जैसा है, लालची है, उसको तो इसलिए भी पता, उसको पता रखने की जरूरत है, अगर कंपनी सच ये 500 दिखा रहे हैं लेकिन सचमुच में 1500 करोड़ है, तो मुझे बोनस नहीं मिलना चाहिए, इंक्रीमेंट नहीं मिलना चाहिए. मैं कितना काम करती हूँ? कम से कम दिन के 15 घंटे काम करती रहती हूँ. आई डिजर्व बोनस. ये जो 1500 करोड़ कंपनी ने कमाए है ना, इसमें मेरे भी खून पसीना लगा हुआ है. मांगोगे कि नहीं मांगोगे? या बोल दोगे कि ये सब मोह माया है, कंपनी जो कमा रही है सब भगवान दे रहा है? क्या ऐसा कुछ है? क्या कोई ऐसा कुछ बोलने वाला है? मुझे बताना यार, मैं भी एम्प्लॉइज ढूंढ रही हूँ. चलो, अब कस्टमर्स. कस्टमर को क्या परवाह है यार, कंपनी कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है? देखो, मुझे मिल्क बास्केट की बहुत चिंता है, बिकॉज इफ मिल्क बास्केट डजंट परफॉर्म वेल,
तो घर तक जो ग्रोसरीज पहुंच रही है हर सुबह, वो कैसे पहुंचेंगी? हुए ना हम भी इंटरेस्टेड। सोचो तुम्हारी फेवरेट ब्रांड वो बंद हो जाए, कैसा रहे? सोचो, है कोई फेवरेट ब्रांड? नहीं है। मैम है ना, मैकडी। कौन सी है पल्लवी? मैम मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स सबकी होती है। और बारबीक्यू नेशन का शौकीन है क्या कोई? जारा, पायल, ये देखो टिपिकल लड़की निकल के आई है। मैं बड़ी वाली बीबीक्यू। मैम क्या है? Zara, girls, just imagine what if these e-commerce websites close? हमें तो शॉपिंग के वांदे आ जाएंगे। अच्छा, दिल्ली से कितने लोग हैं? हैं बहुत सारे लोग हैं दिल्ली से। हाँ बहुत सारे हैं यार। जस्ट इमेजिन सरोजनी नगर, चांदनी चौक, जस्ट इमेजिन दीज मार्केट्स परमानेंटली क्लोज। नाउ व्हाट? अरे बैंड बजाएगी अपनी यार। मैम दुख दर्द पीड़ा एक साथ। मतलब हम वहां चाहे सालों में नहीं जाए, लेकिन हमें एक तसल्ली होती है कि हाँ, हम किसी दिन टाइम मिलेगा तो सरोजनी नगर जाएंगे, लाजपत नगर जाएंगे और खुल के पूरे दिन शॉपिंग करेंगे, चाहे हम करें चाहे नहीं करें। दैट मीन्स इवन द कस्टमर, नायका, यस नायका फैशंस, कस्टमर को भी बहुत चिंता होती है बिजनेस की, बहुतों की है। नेस्कैफे के बारे में सोचो यार, इवन इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। अरे फोर्ड 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 ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है इंडिया में। कस्टमर्स को क्या चिंता है? जिन लोगों को फोर्ड की गाड़ियां पसंद थी उनको तो वैसी ही चिंता है। उसके अलावा तुम्हें पता है बहुत सारे, अभी आई वोंट नेम द बैंक, एक पर्टिकुलर बैंक की हालत खराब हो गई थी। उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट में जैसे ही पब्लिश हुआ, लोगों ने अपनी एफडी तोड़ा के वहां से निकाल लिया उस बैंक से। एंड दैट बैंक आफ्टर सम टाइम फ्रोज द राइट्स ऑफ द डिपॉजिटर्स, कि वो कुछ आने वाले साल भर तक अपनी एफडीज नहीं निकाल सकते थे या तुड़वा के पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते थे। लोगों को कैसे पता चला? जिन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीड किए, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट मार्केट में आई, उससे पता चला। एंड दे गॉट टू नो दैट द बैंक हैज सफर्ड अ ह्यूज लॉस बिकॉज ऑफ अ फ्रॉड। और जब बैंक के पास पैसे कम होंगे, वो आपकी एफडीज को कैसे ऑनर करेंगे? तो इससे पहले कि मार्केट में उसका हेवॉक क्रिएट होता, लोगों ने अपनी अपनी एफडीज तोड़ा ली, और जो नहीं तोड़ा पाए वो फंस गए। इसलिए कस्टमर्स भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट पार्टी पे आते हैं। अब ये सबसे ज्यादा इंपैक्टेड पार्टी है, जिन्होंने बिजनेस को पैसा दे रखा है। दे आर तो क्लियरली, हाँ भाई पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं ये, यू आर राइट, गॉट द राइट वर्ड। सप्लायर्स एंड लेंडर्स, जिन्होंने बिजनेस को पैसे दिए हैं, सबसे ज्यादा चिंता में तो ये होते हैं। क्यों? बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, भैया मेरे पैसे नहीं आएंगे, आई वोंट रिकवर माई मनी बैक, एंड आई गेव देम मनी टू रिकवर इंटरेस्ट ऑल्सो। सो इंटरेस्ट आना तो दूर की बात है, द बिजनेस हैज टू परफॉर्म वेल टू गिव माई प्रिंसिपल बैक। सो इनका तो बिल्कुल समझ में आता है। इसलिए इनको, अभी मैंने डिफॉल्ट्स तुम्हें क्यों दिखाया था, यही सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट होता है। अगर एक बिजनेस डिफॉल्ट्स कर रहा है ना अपने लेंडर्स के लिए, मान के चलो वो बहुत तगड़े ट्रबल में है, because these lenders have n number of rights legally also. In case of liquidation of a company, they are the parties who will first receive the payment, यानी सबसे पहले नंबर इनका आता है। और अगर बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन्हीं को पैसे नहीं मिलेंगे तो शेयर होल्डर की तो वैसे ही गई। So they are the most critical parties. Why will the government be interested in the performance of a business? मैम टैक्सेस। Taxes. One source of income will stop. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। एटलस की फैक्ट्री, आप लोगों को शायद ध्यान होगा, जब लॉकडाउन हुआ ही था, उसके कुछ 10-15 दिन में एटलस की फैक्ट्री सडनली बंद हो गई थी। नोएडा में थी शायद, वो सडनली बंद हो गई। और कुछ 200-300 जो वर्कर्स थे, दे वेंट टू द फैक्ट्री इन द मॉर्निंग एंड सडनली दे सॉ फैक्ट्री क्लोज फॉर एवर। वो बहुत चिंता में आ गए थे कि यार, एक तो पहले ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, हम यहाँ पे अपने वेजेस जो पिछले महीने के पूरे कंप्लीटेड थे वो लेने आए हैं, एंड नोबडी इज देयर। सबकी जॉब्स ऐसे गई थी। कुछ ऐसा ही केस कई कंपनीज के साथ पहले भी हो चुका है और प्रोफेशनल्स के साथ भी हो चुका है। जब उनकी हायरिंग होके, अभी लेटेस्ट में भी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू लिंक्डइन, एक कंपनी ने मास फायरिंग की है, मास फायरिंग। सो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को, यस यस रजत,
ऐसे केस में गवर्नमेंट को चिंता होने लगती है कि अगर मासेस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो देश की हालत पस्त हो जाएगी, जीडीपी और कई चीजें इंपैक्ट होंगी। देन प्रेशर ग्रुप्स, हु आर दीज प्रेशर ग्रुप्स? ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन इनडायरेक्टली इनका होना बहुत जरूरी है। दीज कैन बी कस्टमर सपोर्ट ग्रुप्स जो कस्टमर के हक के लिए लड़ते हैं। दीज कैन बी एनजीओज। जो मैगी वाला इशू था, ये मैगी वाला इशू एक अकेले कस्टमर की बस की बात नहीं थी, लेकिन हुआ एक के साथ, लेकिन एनजीओज ने और कुछ कस्टमर सपोर्ट ग्रुप्स ने उनको प्रेशराइज करके इस केस को इतना हाईलाइट किया। आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग जॉनसन एंड जॉनसन का केस ऑल्सो, वेयर यूएस में या पता नहीं कहां पे वन लेडी गॉट कैंसर बिकॉज ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन का कुछ पाउडर, एंड देन बहुत सारे लोगों ने उसको साथ में जोड़ के it came out to be a big success and she was given high big compensation for this. तो ये होता है because of pressure groups also. इनको भी ऑडिट रिपोर्ट पे ही ज्यादा भरोसा होता है। what the company dictates they don't trust it. so ऑडिट की जरूरत यहाँ पे भी आती है। तो इस प्रोफाइल को जो लोग समझते हैं ना कि यार मुझे ऑडिट बेकार लगती है, I'll tell you this is the most responsible work for any chartered accountant. You are also going to be a chartered accountant. फर्क सिर्फ इतना है, हम लोग इंडियन सीएज हैं, आप लोग ग्लोबल होने वाले हैं। The only difference is this. अब ये अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? अगर लोगों ने हेडफोन्स लगा रखे थोड़े से दूर कर लो। ऑडिट करा लो, ऑडिट करा लो, ऑडिट करा लो। इज दिस हाउ यू सेल ऑडिट एंगेजमेंट? मतलब आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप इस तरह से चाय ले लो, चाय ले लो, इस तरह से ऑडिट बेचोगे। ऑडिट करा लो भाई, 2 रुपए की ऑडिट, 2 लाख की ऑडिट, 5 लाख की ऑडिट। ऐसे नहीं होती ऑडिट। देयर इज प्रॉपर एंगेजमेंट जहां पे आपको कोई इनवाइट करता है। विल यू एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर आवर कंपनी? दैट्स एन ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहां पे पार्टीज बाइंडिंग होगी। आप एक को इन्विटेशन देंगे तब दूसरा आएगा, इस तरह से नहीं दिया जाता है द वे आई सेड दिस। यस यस प्रियंका, करेक्ट। सो अश्योरेंस या ऑडिट का एंगेजमेंट क्या होता है? अब ये कुछ टेक्निकल लैंग्वेज है जो मैंने डायरेक्ट ऐसी ली है क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर अश्योरेंस एंगेजमेंट से आ रही थी, इसलिए इसको ज्यादा मैंने छेड़ाछाड़ी करी नहीं है। लेकिन आपको ये रटनी नहीं है, 2-3 बार रीड करनी है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एटलीस्ट यू यूज 60% ऑफ द लैंग्वेज विच इज गिवन अंडर दीज 2.5 लाइन्स। इसके एक एक वर्ड का बहुत रेलेवेंस है, ध्यान से देखना। एन एंगेजमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये वो एंगेजमेंट है जिसमें एक प्रैक्टिशनर, सो यू आर द प्रैक्टिशनर, दैट मीन्स द चार्टेड अकाउंटेंट हु इज प्रैक्टिसिंग as an assurance giver or as an auditor, you are the practitioner, obtains sufficient and appropriate evidence. यानी वो appropriate भी होना चाहिए, sufficient भी होना चाहिए। Let's suppose CID खोलते हैं, चलो अब एक मर्डर केस हुआ है। मर्डर केस में फोन आया, हाँ जी यहाँ पे मर्डर हो गया है, आप आ जाइए। अब आप वहां पे पहुंचते हैं, आपको अप्रोप्रिएट एविडेंस क्या लेना है? अप्रोप्रिएट एविडेंस मतलब जो मर्डर किसने किया है उसको प्रूव कर सके। अब मैंने एविडेंस क्या लिया? भाई ये जो मरने वाला था, पता करो जरा ये कितनी शॉपिंग करता था, और शॉपिंग में ये भी पता करना किस कलर की शर्ट सबसे ज्यादा लेता था। एक चीज और पता करनी है, ये दिन के रसगुल्ले कितने खाता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दया, ये तो तुम्हें सबसे पहले पता करनी है। हाँ, अगर वो जरूरी है, अगर ये आपको डायग्नोस कराना है कि भाई उसको जो जहर दे के मारा गया है वो रसगुल्ले में मारा गया है, तो बात अलग है। आप बहुत सारी चीजें ऐसी ढूंढोगे जो उसके लिए अप्रोप्रिएट हो। इनअप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं चाहिए। अब आते हैं अपने ऑडिट की तरफ। हम सत्यम की बात कर रहे थे, एफडी की बात कर रहे थे कि एफडी है कि नहीं है, उसके लिए एविडेंस चाहिए। एविडेंस आ जाएगा, बैंक से लेटर ले लो। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि ये एफडी है कि नहीं है, चेयरमैन की वाइफ को फोन करो यार एक बार, उनसे पूछो कि उनको चेयरमैन साहब ने क्या बताया था कि एफडी कितने की है। मैडम से लेटर लिखवा लेते हैं, चलेगा? इज दिस एन एविडेंस? नो, दिस इज नो सपोर्टिंग, दिस इज नॉट एट ऑल एन एविडेंस।
यानी एविडेंस अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एक पिक्चर थी जॉली एलएलबी, देखी होगी आप सबने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जज साहब बोलते हैं गोलू मोलू से, जज साहब मैं यहां बैठा रहता हूं, पेपर्स का गट्ठर पे गट्ठर लग जाता है जी, पर मेरे सामने एक कागज ऐसा नहीं आता जिसको मैं सही रेस्पेक्ट में बोल सकूं कि ये एविडेंस है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये नहीं थी कि पेपर्स नहीं आ रहे थे या बातें नहीं आ रही थी, सब आ रही थी, लेकिन वो प्रॉपर एविडेंस नहीं है जो उस बात को प्रूव कर सके। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एज एन ऑडिटर। आप जो पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं उसके लिए करेक्ट एविडेंस ढूंढो। चार अलग चीजें जो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट एविडेंस। तो इस वर्ड की रेलेवेंस समझ में आती है? अब इस वर्ड को ही अगर उड़ा दोगे एग्जाम में, हाउ विल द एग्जामिनर गिव यू मार्क्स? दिस वर्ड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा, सफिशिएंट। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का हमने नाम सुना है बहुत, सीआईडी में भी, क्राइम पेट्रोल में भी, हमने आरुषि के केस में भी देखा। Why? Because the evidence was not sufficient to prove someone guilty. As an auditor, if you want to prove that a company's books of accounts are not prepared in the correct manner, you need sufficient evidence. छोटे से सिग्नल से आप इतना बड़ा किसी के ऊपर क्लेम नहीं लगा सकते। सफिशिएंट होना चाहिए प्रूव करने के लिए। सो सत्यम डिडंट गेट डाउन just because of the FD issue. It was not only FD. Sufficient evidences say that the company is under problem. हमने अभी देखा पार्श्वनाथ का, was it only the losses? No. Default was another signal, cash flows is another signal, loss तो another signal है ही है, गवर्नमेंट के भी ड्यूज नहीं पे कर पा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। सफिशिएंट एविडेंस है कि पार्श्वनाथ इज फेसिंग टफ टाइम। तो सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। So understand the meaning of these words so that you write them in the exams. So इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, sufficient and appropriate evidence होना चाहिए so that the practitioner can give a conclusion. अब ये conclusion दे किस लिए रहे हो? For the intended user, ताकि उसको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज करेक्ट एज पर व्हाट इज बीइंग डिक्लेयर्ड। यही तो करना चाह रहे हो आप, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, वो हो जाएगा। क्या ये डेफिनेशन क्लियर होती है? इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में ये डिफाइन किया हुआ है, आपको वर्ड टू वर्ड नहीं डालना, बट आई विल एक्सपेक्ट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिशनर यूज करना है। यहां पे आप ऑडिटर नहीं लिखेंगे बिकॉज द पेपर इज ऑडिट एंड अश्योरेंस, इट्स नॉट ओनली ऑडिट। हम क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रैक्टिशनर। एविडेंस के बारे में हम क्या बोलेंगे? अप्रोप्रिएट होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए। दोनों चीजें मुझे एविडेंस के साथ देखनी है। और फिर ये क्या करता है? ये कंक्लूजन देता है। ये कंक्लूजन किस लिए देता है? फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स। फटाफट ये चारों पांचों पॉइंट्स को दिमाग में बिठाओ। प्रैक्टिशनर एविडेंस कलेक्ट करेगा, एविडेंस कौन सा होगा? अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट। किस लिए? कंक्लूजन देने के लिए। किन लोगों के लिए? इंटेंडेड यूजर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। ये तीनों चारों चीजें फ्रेम आप अपनी लैंग्वेज में कर लेना, लेकिन आई वांट टू सी दीज वर्ड्स व्हेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग द आंसर्स, जो हम क्लास में करेंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट वीक से करने लगेंगे। ठीक है? क्लियर है? किसी को इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. चलो अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट पे। सो एंगेजमेंट में या फिर अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो पेड़ होता है, उसमें बहुत सारे हाथ होते हैं, ये ऐसे ही पिक्चर लगाई है यार मैंने। नेक्स्ट, थ्री पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है। ये थ्री पार्टी इन्वॉल्वमेंट किसकी है? नंबर वन, प्रैक्टिशनर। अगेन नो ऑडिटर प्लीज, मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन राइटिंग दिस, ऑडिटर। अरे भाई अश्योरेंस देने वाला भी होता है यहाँ पे, प्रैक्टिशनर। दूसरी पार्टी, जिस पार्टी के सब्जेक्ट मैटर को आप स्टडी कर रहे हैं, जिस पे आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। और तीसरी पार्टी जो उसको यूज करेगी, द पार्टी हु विल बी यूजिंग इट, दैट मीन्स द इंटेंडेड यूजर। रेस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी है? जो सब्जेक्ट मैटर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑडिट के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द सब्जेक्ट मैटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाला कौन है? कंपनी, जिसको हम बोलते हैं ऑडिटी।
ऑडिटी या फिर क्लाइंट जो आपके सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स है, रटने की जरूरत नहीं है इसकी। सब्जेक्ट मैटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी हो सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकते हैं, स्टॉक भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किसके ऊपर अश्योरेंस देने जा रहे हैं या किसकी ऑडिट करने जा रहे हैं। देन सूटेबल क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया क्या होता है? आप कभी भी अश्योरेंस देते हैं ना, किसी चीज के बेसिस पे देते हैं। ये बेसिस क्या होता है? इज इट फॉलोइंग द लॉ? इसी चीज का अश्योरेंस दोगे। इज इट एज पर द IFRS? इसी चीज का अश्योरेंस दोगे। इज इट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू? इसी चीज का अश्योरेंस दोगे। यानी कोई क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप अश्योरेंस देने निकले हैं। अश्योरेंस किस बात का? ये सही है कि नहीं है? इज इट कंप्लाइंग विद द लॉ? इज इट कंप्लाइंग विद द IFRS? इज इट कंप्लाइंग विद Ind AS? दिस इज द सूटेबल क्राइटेरिया। जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप गारंटी देने निकले हैं कि आपने जो सब्जेक्ट मैटर स्टडी किया वो परफेक्ट है। फिर एविडेंस, अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट दोनों होना चाहिए। बिना एविडेंस के कोई ऑडिटर कुछ नहीं बोलेगा, और आप लोग सब प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं, इसलिए बिन प्रूफ के कुछ भी बोलना बंद कर दो। until and unless you haven't seen anything, do not comment on anything related to your client. ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। एंड देन एट द एंड कम्स द ऑडिट रिपोर्ट और अश्योरेंस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, ये आपको बनाना सिखाया जाएगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमने अगर AA ढंग से पढ़ा तो AAA की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ रही। यहां पे अगर पकड़ गए ना सही चीज को, वहां पे यू वोंट नीड एनीबडी। इसलिए इसको थोड़ा सा तरीके से पढ़ना। ठीक है, अच्छा, अभी टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट पे नहीं जाऊंगी बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट टू मच इन द फर्स्ट क्लास। लेकिन अभी जो पीछे किया थोड़ा सा इसका ब्रीफ करती हूं, एंड आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अभी तक जो भी पढ़ा वो क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी हमने? Audit and insurance. Difference between audit and assurance. डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अश्योरेंस। सो अश्योरेंस का फटाफट छोटे छोटे से कीवर्ड्स लिखो, बिकॉज आई विल आस्क यू ऑल टू राइट कीवर्ड्स इन द चैट बॉक्स। नंबर 1, यू आर एक्सप्रेसिंग अ कंक्लूजन। सब्जेक्ट मैटर लिखना, नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लीज, इट हैज टू बी सब्जेक्ट मैटर टू गिव कॉन्फिडेंस टू द इंटेंडेड यूजर। एविडेंसेस क्या होने चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सपोर्टिंग्स एंड एविडेंसेस एक ही बात है। सपोर्टिंग्स आर डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस प्रूफ। तो प्रूफ इकट्ठा करना पड़ता है, सपोर्टिंग एज एन एनेक्शर लगानी होती है ताकि आप जो बोल रहे हैं वो चीज प्रूवेबल हो। सो फर्स्ट थिंग विच वी लर्नड इज व्हाट इज अश्योरेंस। नंबर 2, अश्योरेंस क्यों चाहिए या ऑडिट क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ स्टीवर्डशिप। देयर एग्जिस्ट अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स। इसलिए ऑडिट करानी जरूरी होती है, क्योंकि जिसने पैसा लगाया है बिजनेस तो वो चला ही नहीं रहा। बिजनेस चलाने वाले तो कुछ लोग अलग ही हैं, उन पे ट्रस्ट बिल्ड रहे, इसलिए बिजनेस की परफॉर्मेंस को ऑथेंटिकेट कोई और करता है। ही इज अ प्रैक्टिशनर हु ऑथेंटिकेट्स द सब्जेक्ट मैटर, हु गिव्स हिज कंक्लूजन और ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, वर्ड्स क्या याद रखने? स्टीवर्डशिप, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अदर स्टेक होल्डर्स। कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर या लेंडर है, गवर्नमेंट है और प्रेशर ग्रुप्स है। ये पांचों छहों आपको याद होने चाहिए कि आंसर लंबा सा लिखना हुआ तो ये काम आएगा। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट में व्हाट डू वी सी? बहुत सारे कीवर्ड्स। नंबर 1, प्रैक्टिशनर, sufficient and appropriate evidence so that he can express a conclusion to give confidence to the intended users on the subject matter। फटाफट इसको दिमाग में बिठाओ, अभी क्विज की तरह इसको पूछूंगी। एलिमेंट्स क्या क्या है? 5 है। 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, प्रैक्टिशनर जो भी क्लाइंट है वो, और इंटेंडेड यूजर। सब्जेक्ट मैटर का ही तो ऑडिट या अश्योरेंस देना है, एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट ऑडिट या अश्योरेंस देना है। क्राइटेरिया क्या है? ये IFRS हो सकता है, ये लॉ हो सकते हैं, ये कॉम्प्लायंस करने के लिए कुछ भी रेगुलेशन हो सकता है। कंपनी लॉ बोर्ड के भी अगर रूल्स फॉलो करने हैं, उस पर अश्योरेंस देनी है, तो क्राइटेरिया क्या हुआ? कंपनी लॉ।
अप्रोप्रिएट एविडेंस के बेसिस पे ही लेना है, बिना एविडेंस के नहीं बोलना है। देन रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट, इसको कंक्लूड कैसे करना है? एक रिटन रिपोर्ट के बदौलत, एक रिटन रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, यहां तक समझ में आता है? बोलो। Yes. Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, सी आई डोंट वांट टू रश अप, क्योंकि मैं रूटीन में ही 2 घंटे में नहीं पढ़ाऊंगी, तो ट्रायल तो बिल्कुल ही 2 घंटे का नहीं दूंगी। पर नेक्स्ट पे आओ, अब सब लोग चैट बॉक्स के सामने टाइप करने के लिए रेडी हो जाओ। आई वुड लाइक टू हियर किसने क्या सुना है। ठीक है, ये स्क्रीन पे से हटा दूं? आई एम कमिंग ऑन द स्क्रीन। ओके, जिज्ञासा ने हैंड रेस कर रखा है और एक बच्चे ने क्लास एग्जिट कर दी है डर के मारे। अरे एग्जिट करने वाला कौन है, अब मुझे कैसे पता चलेगा? चलो एनीवेज, हाँ जी, रेडी एवरीवन? आई वांट एन आंसर फ्रॉम ऑल 36 पीपल, ऑल 36, बी प्रिपेयर्ड। रेडी, चालू हो जाऊं? Yes, चलो, ma'am. चैट बॉक्स में आई जस्ट वांट, अच्छा एक देखो ये चैट बॉक्स में ना 2, ये सिर्फ मुझे डालना, एवरीवन इन मीटिंग मत डालना, वरना लोग तुम्हारे कीवर्ड से खुद के भी कीवर्ड्स बना लेंगे। मुझे डायरेक्ट मैसेज डालना, डोंट राइट इट टू एवरीवन। ओके, क्विकली मैं 10 तक काउंटिंग करूंगी, तब तक मैं आपको लिखना है उसको। एन एविडेंस शुड बी, 2 वर्ड्स हम एविडेंस के साथ क्या लगाएंगे जल्दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, 1-2 लोगों ने बस, प्रियंका नॉट रिलायबल रेलेवेंट, इट हैज टू बी अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट। रिलायबल रेलेवेंट तो चाहिए, दैट इज बाय डिफॉल्ट करेक्ट। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, राहुल ने लिखा है सिर्फ अप्रोप्रिएट। राहुल, सफिशिएंट भी चाहिए। अगर सफिशिएंट नहीं हुआ, एविडेंस कम हुआ ना, जैसे मैंने बोला सत्यम वाले में, अगर हम एफडी के लिए सिर्फ एक ही प्रूफ लेके आएंगे तो हम सत्यम को किसी भी तरह की ट्रबल में प्रूव नहीं कर सकते। हमें उसकी फाइनेंशियल ट्रबल को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस चाहिएंगे। यानी सफिशिएंट नंबर होना चाहिए ये बताने के लिए कि कंपनी बहुत लिक्विडिटी से त्रस्त है, परेशान है। समझ गए? ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी? हम ऑडिटर को क्या बोलेंगे? विल वी राइट द वर्ड ऑडिटर फॉर हिम? क्विकली क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तनिष्क, आई मीन हम ऑडिटर को क्या ऑडिटर ही लिखेंगे? मतलब बुलाना वाला नहीं, दैट यू आर राइट, कि हम उसको बुलाएंगे। 10 से पहले कर देते हो तुम लोग यार। प्रैक्टिशनर, यस, सो वी विल यूज द वर्ड प्रैक्टिशनर। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, नाउ इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन। आपसे ये पूछा जा रहा है, व्हाई इज ऑडिट और अश्योरेंस नीडेड? इज इट अ नीड फॉर एनी अदर पार्टी अदर देन शेयर होल्डर्स ऑल्सो? वापस सुनो क्वेश्चन क्या है। What is the need of assurance? Is assurance needed for other parties except for shareholders also? It's a 5-marker question. जल्दी जल्दी, एब्सोल्युटली करेक्ट पूजा। किन पार्टीज के लिए चाहिए होता है? जल्दी जल्दी लिख दो। इट्स अ 5-marker क्वेश्चन, सिर्फ यस से काम नहीं चलेगा। ऑल 5 पॉइंट्स। यस, नकुल करेक्ट। Rolina, detail, detail, detail. Prakriti, good. Priyanka, more points. Shivani, good, awesome. Simran, awesome. Very good, very good. मजा आ गया यार। वाओ, तुम्हारी टाइपिंग स्पीड तो यही हो जाएगी। अरे फोन में तो कोई अटेंड नहीं कर रहा है ना? कभी फोन से दमादम लगे होगे। अच्छा प्रियंका, इसलिए छोटे छोटे वो टाइप कर रही हो।
Next class, please sit with a laptop or system on. I want your practice to be there on your keyboards also. Correct. Very good, very good, very good. ठीक है. Very well done, guys. Very well done. Impressive. तुम सुन रहे थे यार? मुझे लगा सब सो गए. Okay. Then, how many parties are involved in an assurance engagement? Quickly, how many parties are involved in an assurance engagement? Name them. Name them. Very good, very good, very good. Name them, name them. अच्छा, next question. Yes, very good. क्या हम यूजर को सिर्फ यूजर लिखेंगे? Please give me a better word when we are saying user. User को क्या लिखते हैं? इंटेंडेड यूजर. करेक्ट. इंटेंडेड यूजर. यस यस यस. ठीक है. वेरी गुड. सो आप लोगों ने कुछ पॉइंटर्स तो पकड़ लिए कि हमें इंटेंडेड यूजर लिखना है, प्रैक्टिशनर लिखना है, एविडेंस जहां पे भी आएगा वहां में हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट वर्ड जरूर लगाने हैं. एक छोटी सी चीज और कराती हूं जो अभी इसके साथ जा सकती है और बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं होगा. एक स्लाइड सामने लेके आ रही हूं. जस्ट कंफर्म इफ यू कैन सी दैट. स्लाइड सामने आ गई? Yes, ma'am. बस छोटी सी चीज है. आई विल नॉट हेवीली रेन ऑन यू ऑल. एक एक्सपेक्टेशन गैप नाम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें आता है. व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेशन गैप? ये काफी इंपॉर्टेंट है. एक्सपेक्टेशन गैप होता है कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट की जा चुकी है, मतलब नाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम ऑल द मिस्टेक्स, फ्री फ्रॉम ऑल द फ्रॉड. इज इट ट्रू? इज इट करेक्ट? एक्सपेक्टिंग दिस इज करेक्ट? क्या बोलते हो? No, ma'am. No, ma'am. सबने मना कर दिया. नो. एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई? That all transactions are correct, that the auditor has detected everything, that means there is no fraud. इसका मतलब एक एब्सोल्यूट अश्योरेंस है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल परफेक्टली बने हुए हैं, कहीं कोई झोल ही नहीं है. क्या ये एब्सोल्यूट हो सकता है? No, कैन ma'am. इट बी एन एब्सोल्यूट assurance? No, ma'am. No, it cannot be. Why? Because of 2-3 reasons here. कुछ लिमिटेशंस होती है ऑडिट की. पहली लिमिटेशंस, हम तो अकाउंटिंग खुद ही कुछ एस्टिमेशन पे करते हैं. प्रोविजंस जो बनते हैं क्या वो एक्यूरेट होते हैं? No, ma'am. नो. दे इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी, दे इन्वॉल्व जजमेंट्स. प्रोविजनिंग छोड़ दो, कंटिंजेंट एसेट हो गए, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज हो गए, ये सब अंदाजे पे बनते हैं. इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू की आप बात कर रहे हैं, फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं, कोई गारंटी थोड़ी कर रहा है कि फेयर वैल्यू किसी चीज की इतनी है. इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन. यानी आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तो खुद ही एस्टिमेट्स पे बने हुए हैं. कैसे ऑडिटर उसको बता सकता है या गारंटी कर सकता है? दूसरा, जो एविडेंसेस होते हैं ना वो परसुएसिव होते हैं. अब ये वर्ड अपने को फिर सीखने को आ गए. परसुएसिव, दे आर नॉट कंक्लूसिव. तो समझना परसुएसिव क्या है, कंक्लूसिव क्या है. परसुएसिव एविडेंसेस परसुएड यू कि ऐसा है, मतलब आपको वो कन्विंस करते हैं, कंक्लूड नहीं करते. कैसे? निधि मैम बहुत अच्छी है, ये परसुएसिव है. तुम मुझे जानते हो क्या? हो सकता है मैं रात को करके अपने एक अलग ही रूप में आती हूं, तो कंक्लूसिव नहीं हो सकता. ये परसुएसिव हो सकता है कि अभी ठीक ठाक दिख रही है तो ठीक ही होंगी. हो सकता है इन पे तो माता रात को चढ़ती हो, लेकिन अभी तो ठीक ही दिख रही है यार. सो दैट इज परसुएसिव. कंक्लूसिव नहीं है ये. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन परसुएसिव एंड कंक्लूसिव. अब एक डिक्शनरी बना लो, छोटी सी वर्ड डिक्शनरी, जो ऑडिट के लिए हम यूज करेंगे, और इन वर्ड्स को आप बार बार लिखेंगे मेरे सामने भी. परसुएसिव यानी जो किसी को कन्विंस करने के काम आते हैं, लेकिन कंक्लूसिव होते हैं जो कन्विंस करने की जरूरत नहीं है. इट्स अ फैक्ट. अभी सुबह हो रही है, इट्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट टाइम, 10:30 हो रहे हैं. कंक्लूसिव.
परसुएड करने की जरूरत नहीं है किसी को. सो एविडेंसेस परसुएसिव है. देन नेक्स्ट, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस नाम की एक चीज होती है. ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? कई चीजों पे मैनेजमेंट जो बोलता है वही ऑडिटर रिलाय करता है, और ऑडिट रिपोर्ट में नीचे लिखता भी है, एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट. क्यों? बिकॉज द ऑडिटर इज नॉट देयर इन द कंपनी फॉर 365 days. ही इज नॉट देयर. तो कई चीजों पे तो मैनेजमेंट पे भरोसा करना पड़ेगा. वहां पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन उसको बोलते हैं. यानी नॉट relying on the words of management, we use representations from management. मैनेजमेंट ने जो इंफॉर्मेशन आपको दी है उसको ये नहीं बोलते एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट, एज पर द टॉक्स हेल्ड विद मैनेजमेंट. इट्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट. देन नेक्स्ट, आप जो टेस्टिंग करते हैं ना वो सैंपल बेसिस पे करते हैं. यानी ट्रांजैक्शंस चेक करेंगे, एंट्रीज चेक करेंगे, वो सैंपल बेसिस पे करेंगे. एक एक अकाउंट चेक नहीं करने लग जाएंगे. इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है? ऑडिटर कैन गिव ओनली अ रीजनेबल अश्योरेंस. इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस. और दो वर्ड क्या सीखे? एब्सोल्यूट अश्योरेंस एंड रीजनेबल अश्योरेंस. ऑडिट इज नॉट अ 100% गारंटी ऑफ एक्यूरेसी. तो यहां पे भी अब 2-3 वर्ड्स लर्न करो. नंबर 1, एब्सोल्यूट अश्योरेंस. ऑडिट एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देती है, लेकिन रीजनेबल अश्योरेंस देती है. मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशंस ली जाती हैं, रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम मैनेजमेंट. देन एविडेंसेस आर परसुएसिव, नॉट कंक्लूसिव. समझ गए? भावनाएं समझ गए? कल इसको फिर से करा दूंगी स्लाइड को. आई डोंट वांट टू गिव यू टू मेनी वर्ड्स इन द सेम डे टू लर्न. लेकिन अभी तुमने जो जो भी प्रैक्टिशनर और एविडेंस से रिलेटेड जो चीजें पढ़ी है वही पढ़ना. इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग. इसको कल वाली क्लास में कवर करेंगे. अभी तक में हमने जो भी किया, any problem in anything, be it paper pattern, be it how we will use Kaplan, not BPP. BPP की लैंग्वेज टफ पड़ती है ऑडिट में, so we will follow only Kaplan for this. Multiple books not required. Please, I personally do not recommend कि आप कई बुक्स से पढ़ें. उसका कोई लॉजिक नहीं है. वो काम मेरा है. पीपीटीज में मैं जितनी भी किताबों में जो जो चीजें हो सकती है सब डाल दूंगी, तो आपको उस पर एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? पक्का से? ठीक है, तो कल मिले. ठीक है, तो विल कैच अप टुमारो. आप लोगों को वापस से कल की क्लास का लिंक राहुल विल सेंड. और कल भी हम 1-1.5 आवर्स की क्लास रखेंगे. अच्छा, रूटीन में भी ऑडिट की क्लास में मैं 1-1.5 आवर्स ही पढ़ाऊंगी. बाकी के आधा घंटा या 40 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन, आप लोग बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मुझे अभी. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 10-15 लोगों का बैच होगा तो 30 मिनट्स में प्रैक्टिस हो जाएगी. अगर ज्यादा हो जाएंगे तो उस प्रैक्टिस में 40 मिनट्स भी लग सकते हैं. सो वी विल जस्ट स्टार्ट. हाँ नकुल, दैट कैन वर्क. तो एफआर और ऑडिट साथ जरूर चल जाते हैं, लेकिन बिना एफआर के ऑडिट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए. साथ चल जाएंगे, बाद में भी चल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एफआर तो कर भी नहीं रहे और करने भी नहीं वाले और ए में बैठ गए. दैट शुड नॉट बी डन. ठीक है? नथिंग एल्स आई गेस. तनिष्क, देन आई विल नॉट एडवाइज गोइंग विद ऑडिट फर्स्ट. अगर आपका ये पहला ही पेपर है बच्चे, देन यू नीड टू शिफ्ट टू एफआर, नॉट ऑडिट. या तो साथ में करो एफआर, या फिर पहले एफआर कर लो उसके बाद में ऑडिट करना. यस यस तनिष्क, आई विल से कि पहले एफआर या फिर साथ में एफआर. ठीक है, चलिए जी. सो वी विल कैच अप टुमारो with more concepts to go, with more CIDs to come into picture. ठीक है? थोड़ा सा यार बीच बीच में मैं लाउड बोलती हूँ, अपने हेडफोन्स को थोड़ा सा दूर रखना प्लीज. डू नॉट कंप्लेन कि मैम मेरा कान का पर्दा फट गया आपके एकदम से रिएक्शन से. These are going to come. Okay? चलिए जी, catch you all tomorrow. Bye bye. Take care. Bye, ma'am. Bye bye. Bye.